भारतीय चुनाव आयोग ने 2024 के आने वाले चुनावों की घोषणा कर दी है, जो कि 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेंगे और 4 जून 2024 को परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। देखते हैं किस पार्टी के नेता को कितने वोट मिलते हैं और आने वाला प्रधानमंत्री कौन होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1947 से लेकर 2019 तक के 17वें लोकसभा चुनावों तक किस पार्टी को कितने वोट मिले थे। इस वीडियो में हम टॉप 3 पार्टीज की बात करेंगे, यानी एक पार्टी जो विजेता रही, बाकी 2 सेकंड और थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे जिसको वोट मिले थे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज्ञान बाय गौरव सर। आज़ादी के बाद से प्रथम आम चुनाव और उसके बाद 2019 के रिसेंटली जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों को, भाई बहनों को शेयर भी ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के फर्स्ट जनरल इलेक्शन की, यानी आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब करवाए गए थे। देखिए, भारत तो वैसे 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन तभी चुनाव कराना संभव तो था नहीं, क्योंकि संविधान बनाना था। तो संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनके भी तैयार हो गया। फिर क्या था, भारत में चुनाव करवाने थे, तो इसलिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया को 1951 से 52 के दरमियान करवाया गया, यानी 1951 से 1952 के दरमियान। इसमें लोकसभा की कुल सीटें थी 489, जिसमें से पहले पायदान पे रही इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको 364 सीटें प्राप्त हुई। तो वहीं दूसरे नंबर पर सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको कुल 16 सीटें मिली। देख सकते हैं डिफरेंस कितना बड़ा है। तो वहीं तीसरे नंबर पे रही सोशलिस्ट पार्टी, जिसको सिर्फ 12 सीटें मिली। तो इसी के साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। अब बात कर लेते हैं सेकंड जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, यानी दूसरे आम चुनावों के बारे में, जो 1957 में हुए थे। इसमें लोकसभा की कुल सीटें थी 494। इसमें कांग्रेस को 370 वोट मिले थे, यानी पहले नंबर पे फिर रही कांग्रेस, जीत गई इसमें। और दूसरे नंबर पे रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको पिछली बार से थोड़ी ज्यादा यानी 27 सीटें मिली। तो वहीं प्राज सोशलिस्ट पार्टी को 19 सीटें मिली और तीसरे पायदान पे रही। तो एक बार फिर 1957 के इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू जी सेकंड टाइम भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे आम चुनावों की, यानी थर्ड जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, जो कि 1962 में कंडक्ट करवाए गए थे। इसमें कुल लोकसभा सीटें थी 494 और इसमें फिर से कांग्रेस ने बाजी मारी और पहले पायदान पे रही, जहां उसको टोटल 361 सीटें मिली। तो वहीं दूसरे नंबर पे फिर से कम्युनिस्ट पार्टी रही, जिसको 29 सीटें मिली। और इस बार स्वतंत्र पार्टी, जो एक नई पार्टी थी, उसको तीसरे नंबर पे 18 सीटें मिली। इस बार फिर से तीसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं फोर्थ जनरल इलेक्शन, यानी चौथे लोकसभा चुनावों की, जो कि 1967 में कंडक्ट करवाए गए थे। इस समय लोकसभा की कुल सीटें थी 520, यानी 520। फिर से कांग्रेस पहले पायदान पे रही और कांग्रेस को विजेता घोषित किया गया, जिसकी तरफ से इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। कांग्रेस को कुल इसमें सीटें मिली थी 283। इसके बाद स्वतंत्र पार्टी, जिसको 44 सीटें मिली थी, और तीसरे नंबर पे भारतीय जनसंघ पार्टी, जिसको 35 सीटें मिली थी। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, जो कि 1971 में कंडक्ट करवाए गए थे। इसमें लोकसभा सीटें थी 518 और फिर से पहले पायदान पर कांग्रेस रही, जिसे 352 सीटें मिली। और दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको 25 सीटें मिली। और तीसरे नंबर पे भारतीय जनसंघ पार्टी, जिसको 22 सीटें मिली। याद रहे, ये पहली वाली कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, अब ये थोड़ी चेंज हो चुकी थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में स्प्लिट हो चुकी थी 2 पार्टियों में। एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी CPIM, जो मार्क्सवादी परंपरा पर आधारित थी, यानी विचारधारा पर आधारित थी। एक बार फिर 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया देश का। फिर अगले चुनाव आते हैं 1977 में सिक्स्थ जनरल इलेक्शन। ये कांग्रेस के लिए काला समय माना जा सकता है, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। इसलिए कांग्रेस पर इस चुनावों का थोड़ा नेगेटिव असर पड़ने वाला था। इस बार
टोटल लोकसभा की सीटें थी 542, जिसमें से जनता पार्टी यानी जेपी जनता पार्टी जो थी वो नंबर 1 पे रही, जिसको 295 सीटें मिली। दूसरे नंबर पे रही कांग्रेस, जिसको 154 सीटें मिली। और तीसरे नंबर पे रही कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, जिसको 22 सीटें मिली। और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। ये भारत के पहले नॉन कांग्रेसी यानी कांग्रेस से संबंध ना रखने वाले एक नेता थे जो प्रधानमंत्री बने थे। फिर आ जाते हैं हम 1980 के 7th जनरल इलेक्शन में। ठीक है, ये 1980 में करवाए गए थे। इसमें लोकसभा की सीटें थी 529। इसमें कांग्रेस फिर से बाजी मार लेती है और 353 सीटों के साथ पहले नंबर पर रहती है। वहीं दूसरे नंबर पर जनता पार्टी जो कि सेक्युलर पार्टी थी वो 41 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहती है। और तीसरे नंबर पर CPIM, जिसको 37 सीटें मिलती हैं। और एक बार फिर 1980 में इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बन जाती। याद रहे, इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। फिर आते हैं 8th जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, 8वें लोकसभा चुनाव जो 1984 में करवाए गए थे। इस समय लोकसभा की सीटें थी 541। कांग्रेस फिर से विजयी रही, पहले नंबर पर 414 सीटें। दूसरे नंबर पे तेलुगु देशम पार्टी, जिसको 30 सीटें मिली। और तीसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको 22 सीटें मिली। इस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 1984 में। इस बार नए प्राइम मिनिस्टर बने थे जो कि उनके बेटे थे और भारत के सबसे नव यानी कि देखा जाए तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था राजीव गांधी जी, जो इंदिरा गांधी जी के बड़े बेटे थे। फिर आते हैं 9वें लोकसभा चुनाव 1989 में 1989 में कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये उथल पुथल का दौर था राजनीतिक रूप से, क्योंकि ये वही समय था जब भारत में गठबंधन सरकारों का उदय हुआ था। इस समय लोकसभा की टोटल सीटें थी 529। 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 197 सीटें मिली और पहले पायदान पे रही। तो वहीं दूसरे पायदान पर जनता दल रहा था, जिसको 143 सीटें मिली। और तीसरे नंबर पर बीजेपी थी, जिसको 85 सीटें मिली। इस समय पहले पायदान पर रहने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। जनता दल और बीजेपी और अन्य दलों ने मिलकर नेशनल फ्रंट नाम से एक सरकार बनाई। 10वें आम चुनाव 10th जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया जो कि 1991 में कंडक्ट करवाए गए थे। इस समय लोकसभा की टोटल सीटें थी 534 सीटें। कांग्रेस फिर से पहले नंबर पे रही, इस बार विजय भी रही, जीत गई थी चुनाव को। 244 यानी 244 सीटें मिली। तो वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पे रही, जिसको 120 सीटें मिली। और तीसरे नंबर पर जनता दल, जिसको केवल 59 सीटें मिली। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे PV नरसिम्हा राव। 11th जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया 1996 में कंडक्ट करवाए गए थे। टोटल सीटें लोकसभा की थी 543। इस समय बीजेपी पहले नंबर पे रही, जिसको 161 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसको 140 सीटें मिली। और तीसरे नंबर पर रही जनता दल, जिसको केवल 46 सीटें मिली। इस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। बात कर लेते हैं अगले जनरल इलेक्शंस की, जो कि 12वें नंबर पे आते हैं। 12th जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया जो कि 1998 में कंडक्ट करवाए गए। इस समय लोकसभा की सीटें थी 543 और श्री अटल बिहारी जी को यहाँ पे जीत हासिल हुई थी बीजेपी की तरफ से। बीजेपी को यहाँ पे पूर्ण बहुमत मिला था, 182 सीटें प्राप्त हुई थी। और इन्होंने अपना गठबंधन बनाया था NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके तहत इनको जीत प्राप्त हुई और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। और दूसरे नंबर पे कांग्रेस रही, जिसको केवल 141 सीटें मिली। और तीसरे नंबर पे CPIM, जिसको 32 सीटें मिली। बढ़ते हैं अगले इलेक्शंस की ओर। 13th जनरल इलेक्शन यानी 13वें लोकसभा चुनाव जो कि 1999 में करवाए गए अगले साल। अब याद रहे, पिछले इलेक्शंस और इस वाले इलेक्शन में केवल 1 साल का अंतर इसलिए था क्योंकि अटल बिहारी जी की जो सरकार थी वो गिर गई थी। इस वजह से 1999 में दोबारा इलेक्शंस करवाए गए। इस समय भी सेम सीटें थी लोकसभा की 543। बीजेपी को अपने साथ फिर से सरकार बनाने का मौका मिला और वो पहले नंबर पे रही 182 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पे कांग्रेस, जिसको मिले केवल 114 सीटें यानी 114। तीसरे पे रही CPIM, जिसको 33 सीटें मिली। फिर बात करते हैं अपने 14th जनरल इलेक्शंस की, जो कि 2004 में हुए थे। इस समय पे लोकसभा की टोटल सीटें सेम रही पिछले साल की तरह 543।
इस समय कांग्रेस ने एक अपना गठबंधन बनाया, यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको जीत मिली और इनकी तरफ से मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। कांग्रेस को इस समय लोकसभा चुनावों में 145 सीटें मिली, तो बीजेपी को 138 सीटें मिली और सीपीआईएम को 43 सीटें मिली। साल 2009 15th जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, 15वें लोकसभा चुनाव। इस समय भी लोकसभा की सेम सीटें पिछले साल की तरह 543। कांग्रेस पहले नंबर पे रही, यूपीए गवर्नमेंट बनी 206 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पे बीजेपी जिसको केवल 116 सीटें मिली और तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी जिसको केवल 22 सीटें मिली। अब बढ़ते हैं 2014 16th जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री में एक बड़ा बदलाव। 2014 के लोकसभा चुनावों में सीटें थी 543, जिसमें बीजेपी ने अपने गठबंधन एनडीए के साथ बाजी मार ली और कुल 336 सीटों के साथ पहले पायदान पर रही। इसमें से अकेले बीजेपी को ही 282 यानी 282 सीटें प्राप्त हुई थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही जिसको केवल 44 सीटें मिली और तीसरे नंबर पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी AIMDMK जिसको केवल 37 सीटें मिली और भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। अब बात करते हैं बिल्कुल रिसेंटली जो हुए इलेक्शंस की 2019 में। ये 17th यानी 17वें लोकसभा चुनाव थे। इसमें भी सेम सीटें थी लोकसभा की 543। ठीक है, इस समय भी बीजेपी पहले पायदान पर रही। एक बार फिर बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी ने टोटल अपने गठबंधन के साथ 553, पिछले से भी अधिक 353 सीटें हासिल करी और बीजेपी ने अकेले ही 303 की सीटें हासिल कर ली थी। और दूसरे नंबर पे कांग्रेस रही जिसको अपने गठबंधन के साथ केवल 52 सीटों के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ा। और तीसरे नंबर पर DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कषगम जिसको केवल 23 सीटें 23 सीटें मिली और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाए गए। अब देखते हैं 2024 के चुनावों में क्या रिजल्ट आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं। देखते हैं आने वाला समय 4 तारीख को, देखते हैं कि क्या रिजल्ट बताते हैं कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए